नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई शानदार जानदार चल रही होगी और अपनी भी करंट अफेयर्स की जो क्लासेज हैं फ्री वाली टॉपिक वाइज ये चल रही हैं। और क्लास नंबर आज अपनी 14 है। ठीक है, 14 नंबर की आज अपनी क्लास है जिसका टॉपिक आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, भारत में अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी इन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अपन को पढ़ना है आज। ठीक है, तो अपना सोर्स यहाँ पे रहने वाली है पीआईबी। ठीक है, पीआईबी के जो भी फैक्ट्स हैं वो डायरेक्ट हम देखेंगे और जो मूमल की बुक है उसमें देखेंगे। और ये जो अभी तो ये नाथ पब्लिकेशन से नहीं छपी है, केसरी पब्लिकेशन से ये बुक छपी है विनोद स्वामी सर की। तो इन सब क्या क्या देखेंगे हम, पूरा जो जो इनमें दिया गया है उन सबको एक साथ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके पास बुक है तो, और नहीं है तो आपको सारे फैक्ट्स यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे। और डेली अपनी क्लास ये करंट अफेयर वाली 10 बजे होती है। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, जो कि अपनी 13 क्लासेस हो चुकी हैं, कितनी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है? पूरी 13, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं और लगभग जल्दी अपनी ये पूरी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही आपका करंट अफेयर का पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, आपका बिना समय व्यर्थ करते हुए अपने टॉपिक की तरफ अपन मूव करते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट आपको करना है बिना बोले ही। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला फैक्ट है अपने पास में क्या कि जो राजस्थान है अपना, सबसे पहले राजस्थान से शुरू करते हैं। तो जो राजस्थान है इसकी अक्षय ऊर्जा जो है, इसकी क्षमता कितनी है भाई? अपने पास में जो अक्षय ऊर्जा है इसकी अपने पास में जो स्थापित है संयंत्र, उनकी अपने पास में क्षमता कितनी है? तो देखिए, अप्रैल 2025 जो अभी अपने अप्रैल निकला है, तो अप्रैल 2025 तक क्या है, अपने जो गुजरात था, पहले गुजरात पहले नंबर पे था, तो गुजरात को पछाड़ के क्या किया है हमने, गुजरात को पीछे छोड़ के अपने राजस्थान ने क्या किया है, पहला नंबर यहाँ पे हासिल कर लिया है। ठीक है, अप्रैल 2025 का ये अपडेट है। पहले ये गुजरात था फर्स्ट नंबर पे, अब ये गुजरात सेकंड नंबर पे हो गया और अपना राजस्थान जो है फर्स्ट नंबर पे हो गया है। और अगर थर्ड स्थान आपसे पूछा जाए तो थर्ड स्थान पे आपको मिल जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, क्या मिल जाएगा? तमिलनाडु जो है वो मिल जाएगा थर्ड स्थान पे। और जो अक्षय ऊर्जा है इसकी स्थापित क्षमता कितनी है? तो अपने देश की तो कितनी है, पूरे जो भारत देश है तो इसकी है 220 गीगावाट। कितनी हुई है इसकी? 220 गीगावाट है। और जो है, और ये जो 220 गीगावाट है ये लास्ट ईयर कितनी थी? तो ये लास्ट ईयर जो थी अपने, लास्ट ईयर मतलब पिछले वित्त वर्ष में, तो ये थी 198.75। कितनी? 198.75 गीगावाट थी। ये सारी बात अभी तक गीगावाट में हो रही है। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि जो है हमने यहाँ पे इतनी वृद्धि कर ली है, लगभग 220 गीगावाट की अपने देश की ये अक्षय ऊर्जा की क्षमता है। और इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि 220 गीगावाट में से राजस्थान का कितना परसेंट है, तो राजस्थान का हिस्सा है 15%। कितना है राजस्थान का हिस्सा? 15% है। ठीक है, और जो है 2030 तक, 2030 तक क्या टारगेट रखा है कि 2030 तक जो अपनी अक्षय ऊर्जा है वो कितनी हो जाए? तो वो हो जाए 500 गीगावाट। तो 500 गीगावाट करने का ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। ठीक है, और तो ये लक्ष्य जो है अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी जो हैं मोदी जी, उनने क्या किया है? तो मोदी जी के द्वारा जो निर्धारित क्या है, पंचामृत है। क्या है? पंचामृत टारगेट है। ठीक है, पंचामृत लक्ष्य जो है उसके अंतर्गत क्या ये टारगेट रखा है कि भाई 2030 तक जो है 500 गीगावाट अपनी क्षमता हो जाए। इससे क्या होगा, अपने भारत की निरंतर जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो ये बात हुई यहाँ पे जनरली। ठीक है, और अगर सोलर एनर्जी की बात की जाए, क्या बात की जाए आपसे? सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की जो बात की जाएगी तो इसको स्थापित करने की जो क्षमता है अपने पास में, ये कितनी होने की बात की गई है? तो ये अभी बोली गई है 142 गीगावाट। सोलर एनर्जी की बात पूछे तो 142 गीगावाट की बात बतानी है। और अगर आपसे विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा की क्षमता है, ये पूछी जाए तो ये आपको बतानी है 284 गीगावाट। ठीक है, 284 गीगावाट पूछे तो विंड एनर्जी बतानी है, 142 पूछे तो सोलर एनर्जी बतानी है। टोटल अपने देश की कितनी है भाई? 220 गीगावाट है।
और राजस्थान का इसमें कितना परसेंट है, तो 15% है। 2030 तक जो है 500 गीगावाट करने का अपने लक्ष्य रखा है मोदी जी ने पंचामृत लक्ष्य के अंतर्गत, ठीक है। और पहले नंबर पे अपना अब राजस्थान आ गया है, पहले गुजरात आता था, तो अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो अपडेट कर लेना। तो राजस्थान पहले नंबर पे हो गया, गुजरात सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे पूछे रैंकिंग में तो तमिलनाडु जो है इसका थर्ड स्थान हो जाएगा, किसमें, अक्षय ऊर्जा में, ठीक है। अक्षय ऊर्जा में ये बात हो जाएगी। अप्रैल 2025 तक का ये यहाँ पे अपने पास अपडेट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये अपने PIB की न्यूज़ है, ठीक है, PIB की वेबसाइट से ली गई है, तो इसको ध्यान से देखिए। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में क्या किया है भाई, अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। क्या कर लिया भाई, हमने एक हिस्ट्री जो है अचीव कर ली है 2024-25 में रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में, ये बात यहाँ पे बोली गई है, तो भारत ने ये कर ली है। वित्त वर्ष 2024-25 में क्या है भाई, 25 गीगावाट, कितने, 25 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 35% की वृद्धि को दर्शाती है। तो एक आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कितने गीगावाट जो जोड़ी गई है लास्ट वित्त वर्ष की तुलना में, तो ये आपको बताना है 25 गीगावाट है, और परसेंटेज में पूछे तो ये 35% की वृद्धि दर्शाती है, ठीक है। डायरेक्ट पूछे तो 25 गीगावाट बताना है, परसेंटेज में पूछे तो 35% बताना है, और वित्त वर्ष जरूर ध्यान रखना है। तो वित्त वर्ष आएगा अपने पास में 2024-25 वाला, ठीक है, 2024-25 वाला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़िए, थोड़ा सा और देखते हैं अच्छे से। तो जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, MNRI, क्या है भाई, MNRI जो है, इसने क्या किया, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और जो अपने प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने बोला है कि देश में अभूतपूर्व जो 25 गीगावाट नवीनतम क्षमता हमने जोड़ी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्या है, पिछले वर्ष की 18.57 गीगावाट वृद्धि से लगभग 35% अधिक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, सौर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आया है भाई, उछाल आया है, ठीक है। सोलर एनर्जी में हम वैसे ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पे यही लिखा गया है, भारत के जो सौर ऊर्जा क्षेत्र है इसने अक्षय ऊर्जा वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है, ठीक है। सोलर एनर्जी में हम सबसे आगे हैं, तो सोलर एनर्जी में भारत के क्षेत्र में ये अग्रणी भूमिका निभाई है, ठीक है। जिसकी क्षमता वृद्धि जो है वित्त वर्ष 2024 में बात कर रहे हैं, तो 15 गीगावाट से बढ़कर कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है, सॉरी 15 गीगावाट से बढ़कर 21 गीगावाट हो गई है, ठीक है। अब पूछे फाइनेंस ईयर अगर 24 में कितनी थी, तो 24 में थी 15 गीगावाट थी। अब फाइनेंस ईयर अपना चल रहा है ये 25, तो इसमें कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 21 गीगावाट, ठीक है। कितनी वृद्धि हो गई यहाँ पे, +6 की यहाँ पे वृद्धि हो गई है, ठीक है। और जो क्या है, जो उल्लेखनीय है 38% की वृद्धि है, ठीक है। कितनी है, 38% की वृद्धि है सोलर एनर्जी में। और देश ने जो है 100 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता को पार करने का जो मील का पत्थर था वो भी अपने हासिल कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोलर एनर्जी में अपन ने क्या कर लिया है, 100 गीगावाट क्षमता स्थापित करनी थी, तो वो हमने पार कर ली है। फाइनेंस ईयर की बात पूछे तो फाइनेंस ईयर 2024 वाले में तो आपको 15 गीगावाट बताना है। 25 वाला जो अभी चल रहा है इसमें 21 गीगावाट जो है ये अपनी क्षमता हो गई है। किस में बात कर रहे हैं, ये सारी अपन सोलर एनर्जी में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आइए, अब आगे क्या लिखा है भाई, घरेलू सौर विनिर्माण नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। तो इसमें क्या है, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में भारत की जो सौर मॉड्यूलर विनिर्माण क्षमता है ये मार्च 2024 में 38 गीगावाट थी। कब थी भाई, 2024 में ये थी 38 गीगावाट, ठीक है भाई, मार्च में ये थी। अब क्या बोला इन्होंने भाई, एक साल बाद मार्च 2025 में कितनी हो गई, तो मार्च तो रहेगा, यहाँ पे एक साल बढ़ा दिया अपन ने 2025, तो इसमें ये इतनी हो गई है 74 गीगावाट हो गई है। कितनी हो गई अब, 74, पहले थी 38, अब हो गई है 74, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि आपको दिख रही होगी कितने की हुई है, +44 की यहाँ पे वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई हमने क्या किया है, सौर मॉड्यूलर विनिर्माण में, सौर मॉड्यूलर विनिर्माण में क्या किया है, अपने क्षमता जो है मार्च 24 में थी 38 थी, कितनी थी 38 ही थी, और अब जाके कितनी हो गई है 74 हो गई है, +44 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो सौर PV सेल निर्माण है, सौर PV सेल निर्माण जो क्षमता है इसमें 9 गीगावाट से 3 गुना बढ़ के 9 गीगावाट से 3 गुना बढ़ के 25 गीगावाट हो गई है। अब क्या क्या देखना है, देखो दोबारा देखो,
अगर पूछे भारत की सौर मॉड्यूलर विनिर्माण क्षमता में पूछे, मार्च 24 में बताना है 38, ठीक है। मार्च 25 में बताना है 74। यहाँ क्या बोल रहा है, सौर पीवी सेल विनिर्माण, सौर पीवी सेल विनिर्माण में क्या बताना है, 9 गीगावाट थी। 9 का 3 गुना कितना होता है, वैसे 27 होता है, लेकिन यहाँ पे पूरी 27 नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी कम रह गई है, तो 25 गीगावाट है, ठीक है। तो लगभग हम इसको 3 गुना मान सकते हैं। और इसके अलावा जो है अपने देश की जो पहली इंगोट फेयर विनिर्माण सुविधा है, कितने क्या है भाई, पहली इंगोट वेयर जो विनिर्माण सुविधा है, इसके तहत अपने 2 गीगावाट ने क्या किया है, वित्त वर्ष 2025 में उत्पादन शुरू कर दिया। उच्च दक्षता वाले जो सौर पीवी मॉड्यूल है उनके उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन है, PLI क्या है, PLI योजना जो है, इसके तहत 41,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। क्या किया है भाई, सौर पीवी जो मॉड्यूल है उनसे जुड़ी जो भी प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जैसे कि PLI योजना, उसके तहत 41,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे लगभग क्या होगा, जिससे लगभग अपने 11,650 लोगों का रोजगार मिलेगा, ठीक है। अब आइए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसमें क्या होता है, तो ये जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें क्या करते हैं, आपके जो घर की छत होती है, क्या होती है भाई, आपके घर की जो छत होती है उस पर क्या लगाते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सोलर पैनल लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके घर में बिजली बनती है, और आप अगर ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो आप वो जो है किसको, बिजली विभाग को भी दे सकते हैं। तो ऐसी कुछ यहाँ पे योजना रहती है। और इसमें क्या टारगेट क्या रखा है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में, तो इसका टारगेट रखा है कि भाई हम क्या करेंगे, 1 करोड़ लोगों के घरों पे छत पे क्या लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे। और सरकार जो है किसी भी आवासीय घर में सोलर रूफटॉप लगाने के लिए जो है DBT के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करती है। सरकार क्या करती है, DBT जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत अपने को क्या देती है, सब्सिडी देती है इसमें, ठीक है। तो राजस्थान सौर ऊर्जा सब्सिडी यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे अपन, पहले यहाँ पे जो लिखा है वो देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर में मुफ्त बिजली योजना जो है, इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 31 मार्च 2025 तक 11.01 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये 11.01 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है। और इस योजना के तहत जो 6.98 लाख लाभार्थी है, इनको केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 5,437 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। क्या कर सके हैं भाई, सरकार जो है 6.98 लाख लोगों को तो क्या कर चुकी है, केंद्रीय वित्तीय सहायता के तहत 5,437, कितने, 5,437.20 करोड़ रुपए तो क्या कर चुकी है, प्रदान कर चुकी है। क्या कर चुकी है भाई, प्रदान कर चुकी है। कितने लोगों को, 6.98 लाख लोगों को, ठीक है। अब आगे आइए, तो जो हरित हाइड्रोजन है, हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में तेज़ी आई है। इसमें क्या हुआ है, भारत के जो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर है इसमें उल्लेखनीय विकास हुआ है। इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए 1500 मेगावाट प्रति। चलिए थोड़ा सा क्या है, हम इसको पढ़ने से पहले इसी को देख लेते हैं, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा आपके लिए, क्या होगा भाई, इसमें सब्सिडी देगी, क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने को सब्सिडी दे रही है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे ही रही है, अपनी राजस्थान गवर्नमेंट भी दे रही है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, तो CFA का मतलब क्या है, तो जो मतलब है इसका सेंट्रल, क्या है इसका मतलब, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट, कितना है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है इसका पुनर्गठन किया है। और इसमें क्या होगा, अगर आप 3 किलोवाट जो है उससे तक क्षमता का क्या लेते हैं, सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो आपको क्या करेंगे, आपके लिए 40% का CFA दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा, 40% की सब्सिडी दी जाएगी, CFA आपको दिया जाएगा। और जो है आपको क्या किया जाएगा, तो जो सब्सिडी की गणना है वो क्या की जाएगी, तो सब्सिडी की गणना जो है 1 किलोवाट का लगा रहे हैं आप पैनल, या फिर 2 किलोवाट क्षमता का, 3 किलोवाट का, उसके आधार पे दी जाएगी। तो अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, ठीक है, और इधर देखो 2 किलोवाट का और इधर 3 किलोवाट का, तो अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको क्या करेगी, सरकार देगी 30,000 रुपये। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, 30,000 देगी। 2 किलोवाट का लगाते हैं तो आपको देगी 60,000 रुपये, ठीक है, 60,000 रुपये।
और अगर 3 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं तो क्या देगी सरकार आपको 78,000 की क्या देगी सब्सिडी। तो ये सारी बात अपन ने सब्सिडी की है, ठीक है। अब क्या होगा, जो है आप 3 किलोवाट तक के अगर पैनल लगवाते हैं तो आप लोन ले सकते हैं और जो ऋण राशि है वो आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप 3 किलोवाट से और आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो 3 किलोवाट से लेके अगर 10 किलोवाट तक की अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आपको कितने का लोन मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 6 लाख तक का। तो 6 लाख तक का लोन 3 किलो से 10 किलोवाट वालों को मिल जाएगा। और 3 किलोवाट तक कितना मिल जाएगा, तो 3 किलोवाट तक आपको मिल जाएगा 2 लाख रुपए का लोन, ठीक है, सरकार की तरफ से। अब जो है डिस्कॉम जो है उसके द्वारा ये परियोजना शुरू होने के 30 दिनों के अंदर क्या है, आपको जो सब्सिडी है ये 30,000, 60,000 और 78,000 की ये आपके जो खाता है डीबीटी ट्रांसफ़र के माध्यम से आपको डायरेक्ट खाते में आ जाएगी, ठीक है। 30 दिनों में ये बोल रहे हैं कि हम आपको 30 दिन में आपके खाते में ये प्रोवाइड करवा देंगे सब्सिडी। अब ये तो हमने देख लिया। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, तो एक चीज़ ये है कि अगर हम क्या करते हैं, केंद्र सरकार से मिलने वाली जो ये 78,000 की सब्सिडी है, तो 78,000 की सब्सिडी तो यहाँ पे मिल ही रही है। और राजस्थान सरकार जो है वो क्या कर रही है, तो राजस्थान सरकार 1.1 किलोवाट से ज़्यादा की जो भी आप अगर ये लगवाते हैं पैनल, तो आपको क्या करेगी 17,000, कितने 17,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे रही है। कौन दे रही है, तो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है 17,000 रुपये। और ये तो अपन बात कर रहे हैं सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000, 3 किलोवाट पे 78,000 की सब्सिडी, ठीक है। और 17,000 कौन दे रही है, तो 17,000 दे रही है अपनी राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर आप राजस्थान में रहते हैं, तो हम तो राजस्थान में ही रह रहे हैं, ठीक है, राजस्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो राजस्थान में रहते हैं तो 100 यूनिट जो है 100 यूनिट आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी, ठीक है, निःशुल्क बिजली यूनिट के हिसाब से। तो 100 तो दी जाती थी, लेकिन अभी थोड़ी बजट में देखा होगा आपने, बजट पढ़ा तो 100 से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया है, अब 150 यूनिट कर दिया है। तो 50 यूनिट और बढ़ा दिए इसके तहत आपके लिए। तो 150 यूनिट तक आपको फ्री में क्या है बिजली मिल जाएगी इसके तहत, ठीक है। तो आपको ये लाभ जब भी मिलेगा कि आपके पास में जो है ये सोलर पैनल लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये क्या नहीं लगवाना चाहते, सोलर पैनल नहीं लगवाना चाहते, तो आपको 100 यूनिट तक का ही क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही इम्पोर्टेंट है कि 78,000 की सब्सिडी तो क्या दे रही है, 78,000 की मैक्सिमम तो ये दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल दे रही है। और राजस्थान वाली कितनी दे रही है, तो इसमें 17,000 और याद रखो। तो ये 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको याद रह ही जाएगा। 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000, 3 किलोवाट में 78,000। 78,000 सेंट्रल वाली राजस्थान दे रही है और 17,000 रुपये और मिलू के आपको, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब ये जो ये क्या है भाई, ये योजना जो है अपने फरवरी 2024 में शुरू करी गई थी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये सब बात है इसमें, बाकी और चीज़ें आप आगे देख लेना, जब हम योजना पढ़ेंगे तो भी इसको थोड़ा सा देखेंगे वहाँ पे, ठीक। अब आ जाओ इधर हरित हाइड्रोजन क्षेत्र जो देख रहे थे अपन इसमें। तो भारत के जो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर है इसमें भी अपने वृद्धि की है। इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण जो है इसके लिए 1500 मेगावाट, कितनी भाई 1500 मेगावाट प्रति वर्ष जो है, इसके लिए अपन ने 2200 करोड़ रुपए, कितने 2200 करोड़ रुपए प्रोत्साहन दिए गए। और 4,50,000, कितने 4,50,000 टन प्रति वर्ष, कितने 4,50,000 टन प्रति वर्ष जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अतिरिक्त 2239 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। और क्या किया, तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत स्टील सेक्टर को क्या करने हैं, डीकार्बोनाइज करने हैं। स्टील सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने के लिए 7 पायलट क्या है 7 पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उसके लिए 454 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया गया है। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, जो परिवहन क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र में 208 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ में 5 पायलट प्रोजेक्ट योजना, 37 हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहन और 9 जो है हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन शुरू करेगी। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखते हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया। तो देखिए क्या कर रही है भाई सरकार, इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण कर रही है। एक तो इलेक्ट्रोलाइज़र का निर्माण कर रही है, इसके लिए क्या है क्षमता रहेगी 1500 मेगावाट, ठीक है, 1500 मेगावाट
खर्चा कितना रहेगा, तो खर्चा आएगा 2200 करोड़। कितना आएगा भाई, 2200 करोड़। लेकिन क्या है, अगर ये देखो अब 4,50,000 टन, कितना 4,50,000 टन जो है, इसके लिए क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए खर्चा कितना आएगा, तो ये खर्चा आएगा 2239 करोड़। ठीक है, ये आवंटित कर दिया है। और क्या देखा हमने, स्टील सेक्टर जो है इसको डिकार्बोनाइज कर रहे हैं, स्टील सेक्टर को डिकार्बोनाइज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम क्या है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे से, ताकि अपने पास जगह बन जाए। ठीक, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, स्टील सेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं, तो इसको डिकार्बोनाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिकार्बोनाइज कर रहे हैं स्टील सेक्टर को। तो इसके लिए जो है पायलट प्रोजेक्ट, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, पायलट प्रोजेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट में क्या देखना है भाई, स्टील सेक्टर को डिकार्बोनाइज करने के लिए कितने पायलट प्रोजेक्ट, तो 7। ठीक है, 7 लगा दो। अब क्या कर रहे हैं, वित्त पोषण देख लो भाई, खर्चा कितना होगा, तो खर्चा होगा 454 करोड़। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, मेरे पास भी कुछ अभी शॉर्ट नोट नहीं है, तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा सकती। मैं आपको ये जो है अभी ये PDF ही दे सकती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना सारी चीज़ें, एक पेज में सारा कुछ आपका सिमट जाना चाहिए। इस तरह से लिखें ताकि आप रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, आपके पास बुक है तो बुक में हाईलाइट कर लें, बुक में ये चीज़ें नहीं दी गई तो बुक में ही थोड़ी बहुत जगह इधर उधर रहती है, वहाँ पे लिख लें। ठीक है, अलग से जो पेज है उसमें मत लिखें, मेरा तो यही सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो स्टील सेक्टर को डिकार्बोनाइज करने के लिए 7 पायलट प्रोजेक्ट के लिए अपन ने 454 करोड़ रुपये इधर दे दिए। ठीक है भाई, अब परिवहन क्षेत्र कर दो भाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर दो। तो ट्रांसपोर्ट एरिया के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एरिया के लिए ये 208 करोड़ रुपए, कितने, 208 करोड़ रुपए। और पायलट प्रोजेक्ट कितने हो गए, तो पायलट प्रोजेक्ट ये देखो 5, तो 5 पायलट प्रोजेक्ट कितने हो गए भाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कर दिए। अब क्या बोल रहा है आगे, तो 37 हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहन, तो 37 क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहन चला रहे हैं। और 9 जो है हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है वो कि भाई कितने तो हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहन चला रहे और कितने आप स्टेशन बना रहे हो हाइड्रोजन ईंधन वाले। तो हाइड्रोजन ईंधन वाले जो वाहन हैं ये तो अपन चला रहे हैं भाई 37। ठीक है भाई, 37 चला दिए, और 9 जो है हाइड्रोजन ईंधन बनने वाले स्टेशन। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलो, आगे क्या है, आगे है अपने पास PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना के तहत क्या हो रहा है, इसमें भी अपन ने रिकॉर्ड बनाया है। तो इसमें क्या हुआ, घटक B में वित्त वर्ष 25 में क्या हुआ, 4.4 लाख पंप लगाए गए। क्या लगाया भाई, 4.4 लाख पंप लगाए गए PM कुसुम योजना के तहत। और क्या किया गया, तो ये जो है पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष मतलब जो वित्त वर्ष 24 वाला था उसकी तुलना में जो है ये 4.2 गुना अधिक है। ठीक है, कितना गुना अधिक है, 4.2 गुना अधिक है अभी कितना, तो 4.4 लाख लगाए हैं। ठीक है, और ये किस में है, तो घटक B में है। अब इसमें ABCD ऐसे भी याद रखना पड़ेगा, तो ये घटक B में हम बात कर रहे हैं। फिर घटक C में आ गया, C में कितना हो गया भाई, 2.6 लाख, तो 2.6 लाख ये लगा दिए C में। ठीक है, अब ये कितने गुना अधिक है भाई, 24 की तुलना में ये 25 गुना अधिक है। ठीक है भाई, 25 गुना अधिक है ये। और इस योजना के तहत जो स्थापित सौर ऊर्जा से जोड़े गए कुल सोलर पंप है, इनकी संख्या अब 10 लाख से अधिक हो गई। तो इस लाइन को बिल्कुल हाईलाइट कर लें और इसको अच्छे से लिख लें। ठीक है, क्या हो गया भाई, अब कुल सोलर पंपों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है, किसके तहत, तो PM कुसुम योजना के तहत। अब PM कुसुम के लिए जो वित्तीय व्यय है वो बढ़कर 2,680 करोड़ हो गया। कितना हो गया भाई, वित्तीय व्यय जो है खर्चा कितना हो गया, 2,680 करोड़ हो गया। और ये क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में 268% अधिक है। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने यहाँ पे, वापस से देख लेते हैं एक बार। वही जो है घटक B, क्या है, घटक B में क्या देखा, घटक B में हमने देखा कि इसमें क्या हुआ भाई, हमने लगा दिए 4.4 लाख पंप। कितने, 4.4 लाख तो हमने पंप लगा दिए। और पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि कर ली, तो ये 4.2 गुना वृद्धि कर दी। ठीक है, गुना जो है टाइम्स हमको याद रखना है, डायरेक्ट 4.2 गुना याद नहीं रखना। ठीक है, और घटक C में क्या किया, घटक C में अपन ने लगा दिए 2.6 लाख, तो 2.6 लाख पंप लगा दिए। सोलर पंप की बात हो रही है। ठीक है, और ये कितने गुना अधिक था, तो ये था 25 गुना अधिक। कितना भाई, 25 गुना अधिक था।
इधर 2.6 करना है, ना कि 26 करना है। तो इधर आप देख सकते हैं इधर 25 है लेकिन इधर 26 है, लेकिन डायरेक्ट 26 नहीं है, 2.6 है। इधर 4.2 है, 4.2 गुना है, और इधर क्या है +2 कर दो तो ये हो जाएगा 44 गुना। ठीक है, इधर तो +1 करना है, इधर +2 करना है, ऐसे आप देख लो और पॉइंट बीच में लगा देना है, याद हो जाएगा आपको। और कुल जो सोलर पंप है इनकी संख्या अब अपन ने 10 लाख से ज़्यादा कर ली है। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा कर ली है PM कुसुम योजना के तहत। और जो वित्तीय व्यय था, वित्तीय व्यय हो गया 2680 करोड़, और पिछले वर्ष की तुलना में ये 260% अधिक है। और हाल ही में अभी जो कल जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था PM कुसुम योजना से ही। तो वो क्या पूछा गया था, ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो ये पूछा था कि जनवरी 2025 में क्या हुआ। जनवरी 2025 में जो भारत सरकार है इसके नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तो इसके तहत क्या किया गया था भाई, PM कुसुम योजना जो है इसके कंपोनेंट A नहीं पढ़ा ना अपन ने, B पढ़ लिया, C पढ़ लिया। अब इसने A वाले से ही क्वेश्चन बना लिया यहाँ पे। तो A वाले में क्या देखा है भाई, A वाले में पूछ रहा है ये कि जो राजस्थान है इसको कितने मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी मिली है। तो जो अपना राजस्थान है उसको कैटेगरी A के तहत कितनी मंजूरी मिली है, तो ये मिली है 5,000 मेगावाट की। तो 5,000 मेगावाट की मंजूरी मिली है राजस्थान को। ठीक है, PM कुसुम योजना के तहत। ये अभी RPSC ने कल जो एग्ज़ाम करवाया था PRO वाला उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या है अपने पास में जो बेसिक बातें वो है, तो थोड़ा सा आप देख लेना इनको। क्या है भाई, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है इसने स्वच्छ परियोजना के तहत क्या किया, अपनी भूमिका निभा रही है। वित्त वर्ष 2025 में इसका क्या किया, ऋण स्वीकृतियों में 27% की वृद्धि की है, और इतना हमने ये पहुंच गई है। ऋण वितरण 20% से बढ़कर इतना हो गया है। ठीक है, तो ये देखना है। और ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये देख लो कि भाई अपने मंत्री कौन है, तो केंद्रीय नवीन ऊर्जा मंत्री कौन है, तो ये ध्यान में होना चाहिए, ये है श्री प्रहलाद जोशी। अभी श्री प्रहलाद जोशी है, तो ये देखना है। अब आगे चलते हैं। अब ये भी PIB की न्यूज़ है। केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद जोशी, अभी देखा भाई इनका नाम कि केंद्रीय मंत्री जो है नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री यही हैं, प्रहलाद जोशी जी। और जो मुख्यमंत्री है UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके जो है PM कुसुम योजना, PM कुसुम और PM सूर्य घर जो योजना है इनकी समीक्षा की, और प्रभावी इनका कार्यान्वयन करने के लिए जोर दिया कि भाई इनको सही ढंग से चलाओ, सही से इनका क्रियान्वयन करो। तो किसने बैठक की भाई, तो प्रहलाद जोशी ने, और CM जो है UP के आदित्यनाथ जी ने, इन दोनों ने। तो उत्तर प्रदेश में जो है 22 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करके प्रतिबद्धता दोहराई है। तो अगर पूछ ले कि भाई UP में कितने गीगावाट है, वैसे जनरली पूछेगा नहीं, राजस्थान से संबंधित ही पूछेगा, पर अब अपने पास PIB की न्यूज़ है तो देख लेते हैं। तो UP में जो है 22 गीगावाट सौर ऊर्जा, कौन सी है भाई, ये भी सोलर एनर्जी, इसकी बात की है। और केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद जोशी, इन्होंने मोहनलालगंज मंडी, क्या है भाई, मोहनलालगंज मंडी में गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण किया, और कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का आकलन करने के लिए किसानों के साथ बातचीत भी की। और क्या बोला है भाई कि प्रधानमंत्री का विजन जो है किसानों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है और कम लागत वाली खेती को बढ़ावा देना है। तो ये इन्होंने बोला है केंद्रीय मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी ने। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इसको आप खुद पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो आगे है अपने पास में 18 अप्रैल 2025 की ये न्यूज़ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश में क्या किया, आंध्र प्रदेश में दुनिया की पहली एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना का दौरा किया। क्या किया भाई, आंध्र प्रदेश में वर्ल्ड की पहली जो इंटीग्रेटेड अक्षय ऊर्जा भंडारण योजना है इसका क्या किया, दौरा किया। तो ये याद में रखना है कि जो दुनिया की पहली एकीकृत अक्षय भंडारण योजना है वो कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहाँ पे, वो भी देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, तो जो प्रहलाद जोशी जी है इन्होंने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास में पिन्नापुरम में, तो कुर्नूल के पास पिन्नापुरम में जो है ये भंडारण योजना इसका वो किया है। तो ये क्या है, विश्व की पहली और सबसे बड़ी गीगावाट पैमाने की एकीकृत जो है ऊर्जा परियोजना है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं देखना है।
ये बस देखो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कुर्नूल के पास है, पिन्नापुरम में है, और विश्व की पहली और सबसे बड़ी ये है, ठीक है, गीगावाट पैमाने पर, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे क्या है, तो 4.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर की परियोजना में 4000 मेगावाट सौर, क्या है भाई, 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी, 1000 मेगावाट विंड एनर्जी, और जो है 1680 मेगावाट पंप जल विद्युत का उत्पादन इसमें शामिल है, ठीक है। और जो दुनिया की अग्रणी ऊर्जा संक्रमण और डीकार्बोनाइजेशन संपादन कंपनी जो है ग्रीनको, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। और जो है एक चक्र में ये प्रतिदिन 10,080 मेगावाट, कितने भाई, एक साइकिल में ये क्या करती है, 10,080 मेगावाट की क्षमता के साथ में क्या करती है, डिस्पैच करने के योग्य है, कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पादन करेगी। और पिन्नापुरम परियोजना के तहत ये हरित इस्पात, हरित एल्यूमिनियम, हरित हाइड्रोजन उत्पादन उद्योगों का भी समर्थन करेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, आप देख सकते हैं इसको भाई कि आंध्र प्रदेश में क्या किया है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में क्या किया है, पिन्नापुरम में विश्व की पहली और सबसे बड़ी ये जो है नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना ये स्टार्ट की है, ठीक है। कौन गया था, तो ये गए थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी। और ये चीज़ें आपको ध्यान में रह जाए तो आप ज़रूर ध्यान रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स ऐसा पार्ट है कि जितना पढ़ो जितना कम ही लगता है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो अपन को लगती है याद रह सकती है वही हम देखते हैं। बाकी आपको PDF मिलेगी, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ना है तो, ठीक है। अब ये है 22 अप्रैल का, ठीक है, 22 अप्रैल की PIB की न्यूज़ है। क्या लिखा है भाई, NISE, क्या है, NISE जो है इसने क्या किया, NISE का मतलब क्या है, तो नेशनल जो है, तो इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, क्या है भाई इसका मतलब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान इसका मतलब है NISE। तो NISE की जो नई PV लैब है उसमें सोलर परीक्षण क्षमताओं में वैश्विक मानक स्थापित किया है, ठीक है। क्या बोला भाई इन्होंने, NISE की लैब है नई PV लैब, इसमें सोलर टेस्ट के लिए इनको ग्लोबल जो है मानक उस पर ये स्थापित करेगी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये कहा है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है अभी भी, तो भारत 2030 तक क्या कर लेगा भाई, 500 गीगावाट की जो गैर जीवाश्म ईंधन है इसका लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। 500 गीगावाट जो है अपन क्षमता पूरी प्राप्त कर ले इसकी कोशिश करेगा, जिसमें जो है 292 गीगावाट सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो 292 गीगावाट सोलर एनर्जी है इसमें। और केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद जोशी है इन्होंने क्या है, NISE जो है ग्वाल पहाड़ी में सौर PV परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन किया है, ठीक है। तो क्या क्या बात देखी हमने यहाँ पे, एक हमने देखा कि NISE जो है इसकी सोलर लैब ये है, सोलर PV लैब, इसका इन्होंने उद्घाटन किया है, किसने, केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद जोशी इन्होंने। और 2030 तक जो है अपना भारत देश ये 500 गीगावाट, ना कि मेगावाट, नॉट मेगावाट, ठीक है, ओनली गीगावाट, ये ज़रूर ऑप्शन में देख लेना, जल्दीबाजी में मेगावाट लगा के आओगे गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, गीगावाट रखना है, ठीक है। गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 292 ये भी गीगावाट है, इसमें सोलर एनर्जी की बात की है। तो 500 गीगावाट टोटल का टारगेट रखा है, जिसमें से 292 गीगावाट कौन सी एनर्जी होनी चाहिए भाई, सोलर एनर्जी, तो इसके टारगेट अपन ने यहाँ पे रखा है, ठीक है। और ये जो लैब है भाई इनकी, तो ये लैब कहाँ पे भाई, ये है ग्वाल पहाड़ी में, ग्वाल पहाड़ी में है ये, ठीक है, ग्वाल पहाड़ी बंदावरी हरियाणा में। कहाँ पे भाई, अब ग्वाल पहाड़ी पूछ ले कि कहाँ है, तो बंदावरी हरियाणा में है, ठीक है, इसमें इन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी है, देखो, भारतीय क्षमताओं में ऊर्जा में प्रगति को चिन्हित करते हुए केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद जोशी इन्होंने NISE ग्वाल पहाड़ी बंदावरी हरियाणा में क्या किया है, PV मॉड्यूल परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला का क्या कर दिया, उद्घाटन कर दिया। इस पर इन्होंने कहा कि नई प्रयोगशाला सौर अनुसंधान विकास परीक्षण और प्रशिक्षण में समर्थन करेगी, आत्मनिर्भरता, नवाचार, वैश्विक उत्कृष्टता को बढ़ाएगी, ये सारी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो आगे है नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में ज़बरदस्त वृद्धि की है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
तीव्र वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने कहा है मंत्री जी ने कि भारत की जो स्थापित सौर क्षमता है 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर अब 106 गीगावाट को पार कर गई। तो 2014 में कितनी थी? तो 2014 में ये थी 2.82 गीगावाट, और अभी अपनी कितनी है? तो ये अभी बता रहे हैं कि भाई 106 गीगावाट हो गई है, जो कितने परसेंट वृद्धि को दर्शाता है? लगभग ये 3700% की वृद्धि को दर्शाता है। तो ये बात लिखी गई है। विनिर्माण के संदर्भ में क्या है? विनिर्माण के संदर्भ में सोलर जो मॉड्यूलर उत्पादन है, इसमें 2014 में 2 गीगावाट से बढ़कर आज 80 गीगावाट हो गई है भैया। पहले 2 गीगावाट थी विनिर्माण क्षेत्र में, और अब कितनी हो गई? तो 2 गीगावाट से बढ़कर ये हो गई है 80 गीगावाट। ठीक है, जिसका लक्ष्य जो है 2030 तक 150 गीगावाट तक पहुंचना है। तो अभी 180 नहीं हुई है, सॉरी 150 नहीं हुई है, अभी तो 80 ही हुई है। तो 80 को कितना पहुंचाना है? इनको 80 को पहुंचाना है 150 तक। ठीक है, कब तक? 2030 तक। और इसके साथ सोलर एनर्जी के साथ साथ जो विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, इसमें 50 गीगावाट की उपलब्धि को भी इन्होंने बताया है कि ये भी हमने वृद्धि की है। और इन्होंने बताया भाई कि जो सरकार है ये महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर जोर देते हुए क्या बोल रही है कि भारत जो है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने की लिए आगे बढ़ रहा है, जिसमें से 292 गीगावाट सोलर एनर्जी शामिल है। ठीक है, जैसे कि अपने मोदी जी ने ये बात सोची थी। ठीक है, आगे चलिए। अब ये जो न्यूज़ है ये है अभी रिसेंटली 29 मई 2025 की। तो इसमें बोला है भाई कि MNRE, तो MNRE जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये एन है, ठीक है, MNRE। तो इन्होंने क्या किया? ये मंत्री कौन है भाई? केंद्रीय मंत्री यही है, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना, क्या है भाई? ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना जो है ये शुरू की है। और इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में MSME, क्या है? MSME के लिए वर्कशॉप जो है कार्यशाला भी आयोजित की है। किसने? प्रहलाद जोशी ने ही। ठीक है, तो ये बात इम्पोर्टेंट है। MNRE जो है इन्होंने 29 अप्रैल 2025, तो ये इसकी डेट भी याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा आपको पूछ सकता है कि इन्होंने भाई कब ये जो है शुरू की है प्रमाणन योजना। तो ये देखना है आपको भाई 29 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन में सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग, MSME शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसके अवसरों पर एक दिन की क्या रखी? राष्ट्रीय नेशनल वर्कशॉप रखी है। कार्यशाला का उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके विकास में MSME की प्रमुख भूमिकाओं पर चर्चा करना और अवसरों का पता लगाना इसका टारगेट था। ठीक है, और MSME नीति निर्माण, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, उद्योग संघों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहित इसमें 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ज़्यादा चीज़ें कुछ याद नहीं रखनी, अपन को तो देखना है भाई प्रहलाद जोशी जी ने ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना स्टार्ट करी है और कहाँ से करी? तो ये प्रोग्राम हुआ था नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? ये डेट याद रखनी है। तो 29 अप्रैल 2025 को हुई थी। और कितने लोग शामिल हुए थे? तो लगभग इसमें 300 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बस इतनी सी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है अपन को तो। और ये क्या है? प्रमाणन योजना तो की थी और ये वर्कशॉप भी स्टार्ट की थी। ठीक, बस यही याद रखना है। अब एक ये देखिए, ये क्या है भाई? ये है सोलर एसोसिएशन एक्सपो 2025। तो ये क्या है? ये जो आयोजन है ये भारत सोलर एक्सपो, क्या नाम है इसका भाई? इसका जो नाम है भारत सोलर एक्सपो है। ठीक है, 2025 में ये आयोजन किया जा रहा है। और ये वाला कहाँ पे? तो ये है उदयपुर में। ठीक है भाई, उदयपुर में हुआ है। उदयपुर में भी कौन सी जगह? तो ये हुआ है BN कॉलेज सभागार में, BN कॉलेज ऑडिटोरियम में ये आयोजन हुआ है सोलर एसोसिएशन एक्सपो का, भारत सोलर एक्सपो का। और कब से कब तक हुआ? तो अभी रिसेंटली हुआ है 2 से 4 मई को, 2 से 4 मई 2025 को हुआ है। तो 3 दिन के लिए ये हुआ है। ठीक है, 2, 3 और 4, तो 3 दिन हो गए। तो 3 डेज़ की ये यहाँ पे एक्सपो हुआ है। और इसका आयोजन कौन करा? तो आयोजक किसने किया भाई? तो आयोजक करने वाले थे इसमें ऊर्जा विभाग था एक, तो एटॉमिक डिपार्टमेंट था, और इसके अलावा जो है अपना राजस्थान का सोलर एसोसिएशन डिपार्टमेंट था। इन दोनों ने क्या किया है? इसका आयोजन किया है। ठीक है, किसका आयोजन? सोलर एक्सपो
2025 का, ठीक है। उदयपुर में किया है, BN कॉलेज सभागार में किया है। डेट पूछे 2 से 4 मई 2025 को किया है। किसने किया है? ऊर्जा विभाग ने, और इन्होंने राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने किया है। इससे पहले भी इसका आयोजन हो चुका था, तो ये कहाँ पे हो चुका था? पूर्व में इसका आयोजन हुआ था, एक बार जयपुर में और एक बार हुआ था जोधपुर में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। और ये जो एक्सपो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो नवीनीकरण ऊर्जा है अपनी, उसको जो है लोगों तक पहुँचाना। क्या करना है? जन जन तक ये है जो योजना, इसका पहुँचाना है, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा को पहुँचाना है जन जन तक, ठीक है। और इस पर आधारित ही क्या है? सोलर सिस्टम जो है इस पर आधारित MSME के लिए क्या है? सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए अवसर पैदा करना है, इसका क्या था? टारगेट था, ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम? तो इसमें भाग किसने लिया? तो भाग लिया था सोलर कंपनी जो है, प्रतिष्ठित जो सोलर कंपनीज है वो तो भाग लेंगी ही लेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें EV निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो निर्माता है, इन्होंने भाग लिया है। और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रदाता है, कौन है भाई? ग्रीन टेक्नोलॉजी जो प्रदान कर रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पे भाग लिया है, ठीक है। सोलर कंपनी वालों ने, EV निर्माताओं ने, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रदाताओं ने भाग लिया है, ठीक है। और पर्यावरण के अनुकूल जो समाधान देने वाले स्टार्टअप है वो भी यहाँ पे देखे गए, ठीक है। तो ये सारी बात हमने इसके बारे में कर ली। अब आ जाओ यहाँ पे। तो अब क्या है? एक गांव है, क्या है भाई? भिनाजपुरा जो है ये जगह है। तो ये कहाँ पे है? ये अपने पोखरण में है, पोखरण जैसलमेर में। भिनाजपुरा पोखरण जैसलमेर में क्या हुआ है? तो यहाँ पे है जो 975 मेगावाट, कितने? 975 मेगावाट का जो है क्षमता का क्या लगाया गया है? एक पावर प्लांट लगाया गया है। और 1.3 गीगावाट का क्या किया? 1.3 गीगावाट का जो है पीक पावर प्लांट यहाँ पे लगाया गया है। और ये जो है रिन्यूएबल कंपनी का प्लांट है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये रीन्यू कंपनी का ये प्लांट है, ठीक है भाई। भिनाजपुरा में लगाया है ये प्लांट। और ये क्या है? तो 90% से क्या है? ये मेक इन राजस्थान पे बना है, राजस्थान में ही बना है ये। तो मेक इन राजस्थान ये प्लांट है 90%, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। और इसका लोकार्पण किसने किया? तो लोकार्पण वही कौन करेंगे भाई? केंद्रीय मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने इसका क्या किया है? लोकार्पण किया है। कहाँ पे है भाई? ये तो भिनाजपुरा गाँव में है, पोखरण जैसलमेर में है। 975 मेगावाट, अब यहाँ पे मेगावाट आ गया, तो 975 मेगावाट इसकी क्षमता है। इधर देखो 1.3 गीगावाट पीक पावर की क्षमता है। और रिन्यू कंपनी के द्वारा किया गया एस्टेब्लिश 90% मेक इन राजस्थान प्लांट है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका लोकार्पण किया है। अब चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अब एक गांव का नाम पूछा जा सकता है आपसे, मोढेरा गांव। कौन सा नाम है भाई? मोढेरा सोलर गांव जो है ये कहाँ पे है? तो ये है गुजरात का गांव। कहाँ का है ये गांव? गुजरात का है। और ये क्या है? तो ये भारत का पहला, क्या है ये? भारत का पहले नंबर का 24/7 जो है सोलर एनर्जी, क्या है भाई? सोलर एनर्जी पे चलने वाला गांव है, ठीक है। सोलर एनर्जी संचालित ये गांव है। कौन सा गांव है भाई? नाम ज़रूर ध्यान में रखें, मोढेरा गांव है, गुजरात में है, ठीक है। और ये जो गांव है इसमें 1000 सोलर पैनल लगाए गए हैं। कितने? तो 1000 सोलर पैनल, बहुत बड़ी बात होती है। तो 1000 सोलर पैनल यहाँ पे लगाए गए हैं मोढेरा गांव गुजरात में। तो ये गांव जो है बिल्कुल आत्मनिर्भर गांव है। ग्रामीणों को बिजली बेचकर आय का अवसर यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। 1000 सोलर पैनल है तो मान लीजिए कितनी बिजली बनाते होंगे। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं ये क्या है? सरकार को बिजली बेचते हैं, जिससे इनकी इनकम भी होती रहती है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी थी। अब एक चीज़ और याद रखें कि जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, क्या है भाई? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको क्या मिला है? तो इसको अगस्त 2024 में, कब? अगस्त 2024 में जो है इसको क्या मिला है? तो इनको नवरत्न पुरस्कार मिला है। क्या मिला है इनको? नवरत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो नवरत्न पुरस्कार इनको दे दिया भाई। किसको दे दिया? ये दे दिया हमने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। शॉर्ट में ये SECI से भी आता है कभी कभी,
तो इसको भी देखो, ठीक है। अब ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, थोड़ी सी इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में है। और ये क्या करता है, तो ये भारत की जो अग्रणी अक्षय ऊर्जा है उसका कार्यान्वयन करने के लिए कार्य करता है और टारगेट जो है अपने उनको पूरा करता है, सतत विकास के लिए प्रयासरत रहता है। तो ये सारे काम ये करते हैं, ठीक है। और भी इसके अन्य काम हैं तो वो हम देख लेंगे बाद में। ये आप देख लो भाई कि SCCI की स्थापना 2011 में, हेडक्वार्टर यहाँ पे, और हाल ही में अगस्त 24 में इनको नवरत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, तो अब बात करते हैं राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 की। राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 की। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो अपना राज्य राजस्थान, इसमें क्या है 2029-30 तक 1,25,000, कितना 1,25,000 मेगावाट, अब इसको गीगावाट में चेंज करेंगे तो ये 125 गीगावाट हो जाएगा। तो 1,25,000 मेगावाट, गीगावाट पूछे तो 125 गीगावाट हो जाएगा। इसका टारगेट प्राप्त करना है, इसका लक्ष्य है इस पॉलिसी का। तो सोलर एनर्जी में लगभग 90,000 मेगावाट, पवन और हाइब्रिड जो है विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी में 25,000 मेगावाट का टारगेट है। हाइड्रो पंप स्टोरेज जो है इसमें, और बैटरी ऊर्जा में, इनके भंडारण में लगभग 10,000 मेगावाट का टारगेट अपना है। तो इन सबको टोटल मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1,25,000 मेगावाट, ठीक है। 1,25,000 जो है मेगावाट ये हो जाएगी अपनी क्षमता, ठीक है। इनको जोड़ देंगे तो सोलर का ध्यान रखो अलग से 90,000 है, पवन का और हाइब्रिड का 25,000 है, फिर हाइड्रो पंप और बैटरी का मिलाकर 10,000 है। ये टारगेट जो है 29 मार्च 2029 तक या अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का हासिल करने का टारगेट है। और 10 किलोवाट से क्या है, 10 किलोवाट से कम के जो सौर ऊर्जा संयंत्र है इनके लिए NOC की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास 10 किलोवाट से कम के सोलर एनर्जी संयंत्र लगवाने हैं तो कोई भी NOC की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लगवा सकते हैं। लेकिन अगर 10 किलोवाट से ज़्यादा अगर लगवाएंगे तो इसके लिए आपको 7 दिन के अंदर, 7 डेज़ के अंदर NOC दी जाएगी। और 1 मेगावाट तक के रूफटॉप PV सोलर ग्रिड मॉनिटरिंग स्कीम के तहत ये लगाए जाएंगे, ठीक है। अब जो है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, इसकी बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था राज्य में 2024-25 तक 30,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट तो 30 गीगावाट हो गया। तो 2024-25 तक क्या टारगेट था भाई, 30,000 मेगावाट, 30 गीगावाट सोलर एनर्जी का टारगेट था। तो इसमें कैसे कैसे था भाई, उपयोगिता और ग्रिड स्केल सोलर पार्क में तो ये था 24,000 मेगावाट, वितरित उत्पादन में था 4,000, सोलर रूफटॉप में था 1,000 मेगावाट, सोलर पंप में था अपने 1,000। तो 1,002 में है, देखो सोलर रूफटॉप में, सोलर पंप में, तो सोलर वाली दोनों चीज़ों में 1,000 कर देना, रूफटॉप में भी और पंप में भी। अब इधर वितरित कर दो, वितरित क्या करना है, उत्पादन, तो उत्पादन कर दो 4,000 का, ठीक है। और उपयोगिता और ग्रिड स्केल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24,000, ठीक। राजस्थान सरकार की अन्य अक्षय ऊर्जा नीतियाँ हैं, जैसे कि राजस्थान बायोफ्यूल नीति 2019, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023, हरित ऊर्जा नीति 23, बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा नीति 23 वाली। अब RRECL क्या है, तो RRECL का फुल फॉर्म है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदी में क्या है भाई, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। इसका गठन कब हुआ, तो ये हुआ है भाई अगस्त 2002 में। तत्कालीन REDA क्या है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, और क्या है RSPCL। तो डायरेक्ट शॉर्ट में याद रखो कि भाई RRECL जो है ये किस किस से मिल के बना है, तो ये एक तो REDA रेडा प्लस RSPCL, तो इन दोनों से मिलके ये बना है। कब बना है, तो 2002 में बना है, और 2002 में भी अगस्त में बना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब RSDCL, ये तो RRECL था, अब RSDCL है। तो RSDCL का मतलब है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। क्या है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। इसको क्या किया है, RRC के तहत, RREC के तहत, मतलब राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के तहत सहायक कंपनी के रूप में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2011 के तहत स्टार्ट किया है,
ठीक है, तो यही बोला है इन्होंने भी ये कि RRECL की सहायक कंपनी के रूप में ये तैयार किया गया है। अब RSDCL सोलर पार्क की बात करो तो ये जो है भाई भड़ला में क्या क्या है, भड़ला में इसका चरण 1 जो है इसमें 75 मेगावाट क्षमता के 7 सोलर पावर प्लांट, और चरण 2 में तो चरण 1 में तो भाई 75 मेगावाट क्षमता के हो गए, सेकंड चरण में कितने हो गए 680 मेगावाट क्षमता के 10 सोलर प्लांट लगा दिए। और RSDL के द्वारा ये लगाए गए हैं। RSDL द्वारा कहाँ पे, तो जोधपुर में, जोधपुर ज़िले में, तहसील है बाप और गांव है, ठीक है ये, ठीक है, जोधपुर ज़िले की तहसील बाप है और गांव का नाम है भड़ला। इसमें ये क्या लगाए गए हैं, सोलर पार्क लगाए गए थे सबसे पहले। और फर्स्ट चरण में पूछे तो आपको बताना है 75 मेगावाट क्षमता का, सेकंड चरण में पूछे तो 680 मेगावाट का लगाया है। 75 मेगावाट के कितने लगाए थे, तो 7 लगाए थे, और ये 680 मेगावाट के कितने लगाए, तो ये लगाए 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 75 में 7 आ रहा है तो यहाँ पे 7 आ जाएंगे, और इधर 680 में ये 0 आ रहा है लास्ट में, तो इधर 0 आएगा, 0 के बाद में क्या आता है 1 आता है, तो 1 को यहाँ लगा दो, ठीक है। अब जो सेकंड चरण है भड़ला का ही सेकंड चरण है, इसमें क्या किया, भादला सोलर पार्क जो है चरण 2, इसको सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजना के तहत क्या किया, MNRI के तहत विकसित किया। इसमें सड़क और रोड लाइट, जलापूर्ति, बिजली निकासी के लिए EHV प्रणाली, कार्यालय भवन, विश्राम गृह आदि की शामिल किया गया है, ठीक है। अब नोख में क्या किया, नोख में MNRI योजना के तहत जैसलमेर ज़िले की पोखरण तहसील का है भाई, जैसलमेर ज़िले की पोखरण तहसील के नोखा गांव में क्या है 980 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की योजना बनाई गई है और इसको डेवलप भी किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे क्या है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023, हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 है। ये क्या है भाई, तो ये जो है मिशन, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसको मंजूरी दी थी। कहाँ पे दी थी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो है 5 से 7 जुलाई 2023 तक हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि भाई हरित हाइड्रोजन पर जो इंटरनेशनल सम्मेलन है 2023 वाला, वो कब आयोजित किया, तो ये 5 से 7 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में किया गया था। फिर 8 जून 2024 को क्या हुआ, 8 जून 2024 को उर्वरक कंपनी जो है इनको आपूर्ति करने के उद्देश्य से 5.39 जो है लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्या है अमोनिया उत्पादन के लिए बोली लगाई गई, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है अपने पास में 15 मई 2024 को MNRI सचिव जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोटरडम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित किया है, ठीक है। तो क्या देखना है भाई, MNRI के सचिव है, इनका नाम क्या है, रोटरडैम। तो रोटरडैम ने क्या किया, नीदरलैंड के, इन्होंने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, कब, तो 15 मई 2024 को, ठीक है। यहाँ पे देखो भारत सोलर एक्सपो जो है ये 17 से 19 जनवरी 2025 को चौथे भारत सोलर एक्सपो का आयोजन किया गया। JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया, ठीक है, JECC जयपुर सीतापुरा में किया गया। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी जो है इन्होंने किया था। इसमें 10,000 करोड़ रुपए के क्या है 125 MOU साइन हुए। क्या हुआ है भाई, 125 MOU साइन हुए। भारत सोलर एक्सपो जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो 17 से 19 जनवरी को JECC सीतापुरा जयपुर में हुआ। ओम बिरला जी ने किया। 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे MOU साइन हुआ, 125 MOU साइन हुए, ठीक है। पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक सोलर कंपनी है, इसको क्या मिला है, बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। क्या मिला है इसको भाई, पिनाका कंपनी को क्या मिला है, बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और कंपनी के डायरेक्टर का नाम पूछे तो ये है यशवर्धन शर्मा। क्या नाम है इनका भाई, यशवर्धन शर्मा है। इनको सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। क्या भाई, इनको तो सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द अवार्ड मिला है। और इस कंपनी को मिला है बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। 2 से 4 मई 2025 को भारत सोलर एक्सपो का आयोजन उदयपुर में हुआ था, ये हमने देखा था। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि ये जो है उदयपुर के अलावा जयपुर में भी हो चुका था आयोजन और जोधपुर में भी हो चुका था। तो ये जयपुर वाला हमने यहाँ पे देख ही लिया, 17 से 19 जनवरी को। और ये 2 से 4 मई को, तो ये भी 3 दिन तक हुआ था और ये वाला भी 3 दिन तक हुआ था, ठीक है।
अब आगे देखिए, आगे क्या है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट। तो इसमें क्या है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC, ये कहाँ पे, ये जयपुर में है। इसमें क्या हुआ, इसमें अगस्त 2024 में आयोजित इस समिट के दौरान राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने क्या किया, गेल इंडिया के साथ मिलकर 4200 करोड़ रुपए के MOU पर साइन किए हैं। इससे धौलपुर और रामगढ़, क्या है भाई, धौलपुर और रामगढ़ पर स्थित जो गैस आधारित पावर प्लांट है, इससे सबको सस्ती गैस मिल जाएगी। इस प्लांट में 1000 मेगावाट, कितने, 1000 मेगावाट की बिजली बन सकेगी। किसमें, धौलपुर और रामगढ़ में स्थित जो पावर प्लांट लगाए उसमें किसकी सहायता से लगाए हैं, तो गेल इंडिया की सहायता से। कितने पैसे में साइन हुआ है, वो 4200 करोड़ में ये साइन हुआ है, और ये हमें देखना था, ठीक है। MOU के जरिए जो गेल इंडिया धौलपुर में क्या करेगा, स्थापित 330 मेगावाट और रामगढ़ में जो है 270.5 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयंत्र को स्थापित करेगा, ठीक है। और साथ में ही अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 750 मेगावाट की सोलर एनर्जी और 250 मेगावाट की पवन एनर्जी परियोजना भी स्थापित हो सकेगी। इसके माध्यम से 4200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब ये PM कुसुम ए योजना आ गई, तो ये ही आया था आज कल एग्ज़ाम में, RPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था PRO वाला, इसमें यही पूछा गया था कि PM कुसुम ए योजना में 5000 मेगावाट का अतिरिक्त जो है ये इसकी तरफ से, तो राजस्थान की। तो देखिए ये लाइन पूरी लिखी हुई है यहाँ पे। MNRE जो है नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, इसने 9 जनवरी 2025 को क्या किया, जारी किया था एक आदेश। इसमें PM कुसुम घटक जारी किए थे। तो इसके तहत जो है राजस्थान को अतिरिक्त क्या है, 5000 मेगावाट, कितने, 5000 मेगावाट की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना में पहला सोलर प्लांट जो है 2021 भालोजी गांव कोटपुतली में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखा। इसके अलावा जो चीज़ें थी वो हमने क्या क्या देखी थी अभी, तो यहाँ देखिए 4 सोलर पार्कों की स्थापना हो चुकी है। तो 16 जून 2024 को मुख्यमंत्री जो हैं अपने भजन लाल जी, इन्होंने बीकानेर में और फलोदी में 4 सोलर पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो पहला जो है सोलर पार्क ये सुरासर गांव पुगल बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता, सुरासर और भड़ावता वाला ये भी बीकानेर में, इसकी क्षमता भी बीकानेर। तो बीकानेर वालों की क्षमता 1000 हो गई है। गांव का नाम चेंज है, यहाँ पे सुरासुरा गांव है और यहाँ पे भड़ावता वाला गांव भी है। फिर आ जाएगा बीकानेर का ही सरदारपुरा गांव जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो सरदारपुरा गांव छत्तीसगढ़ की क्षमता और कम हो गई, यहाँ पे 450 मेगावाट। और भड़ला जो है अभी बाप फलोदी में आता है, बाप तहसील फलोदी ज़िले में 500 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। तो ये 4 सोलर पार्क यहाँ पे स्थापित करने की मंजूरी दे दी अपने CM ने, ठीक है। बीकानेर के जो तीनों प्लांट हैं इनके लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को 4780 हेक्टेयर और फलोदी के सोलर पार्क के लिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी को 910 हेक्टेयर की भूमि आवंटित की गई है। तो ये देखो एक बार वापस से कि जो बीकानेर के तीनों प्लांट है, कौन से, सुरासर गांव वाला और ये सुरासर और बनावता वाला और सरदारपुर गांव वाला, इन तीनों के लिए क्या किया है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने 4780 हेक्टेयर ज़मीन, और फलोदी का जो है ये बच गया बड़ला वाला, तो इसके लिए जो है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी ने 910 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, ठीक है। फिर क्या है, तो बूंदी जिले की जो मेज नदी है इस पर पानी लिफ्टिंग के लिए 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट लगाए हैं। इसमें 522 सोलर ऊर्जा की प्लेटें लगाई गई है, 522 जो है सोलर एनर्जी की प्लेट लगाई गई हैं। किसमें, बूंदी जिले के मेज नदी पे जो क्या है सोलर प्लांट लगाए हैं 167 किलोवाट के 2, इसके लिए इसमें बिजली भी बनेगी और खेतों में सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए, कितने, 3 लाख करोड़ रुपए निवेश के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ एक समझौता किया है। किसने, तो राजस्थान ने किया है अक्षय ऊर्जा के इस क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए UAE के साथ में समझौता। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा और UAE के जो विदेश मंत्री है, क्या नाम है, मोहम्मद हसन अल सुवेती। तो इनके साथ में ये मुख्यमंत्री निवास पे CM हाउस पे ये मंगलवार को MOU साइन हुआ था, तो ये ध्यान में रखें। सुवेदी जो हैं UAE के विदेश मंत्री और राजस्थान के उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजीताभ शर्मा के इस पे साइन है MOU पे।
यह निवेश जो है प्रदेश के पश्चिमी जिलों वेस्टर्न जिलों में जो है 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और हाइब्रिड योजना की स्थापना के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये MOU साइन किया है कौन सा, तो UAE के साथ में किया है सौर ऊर्जा समझौता। ठीक है, अब सौर ऊर्जा परियोजना जो है, सौर ऊर्जा परियोजना है, इसमें राजस्थान को एनर्जी सरप्लस स्टेट क्या है, राजस्थान को एनर्जी सरप्लस स्टेट बनाने और 2027 तक किसानों को दिन में भी बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। सितंबर 2024 में कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले हैं ये, कि इसमें क्या क्या बोला था भाई, 5708 मेगावाट की सोलर ऊर्जा और विंड सोलर हाइब्रिड के लिए 10,418 मेगा हेक्टेयर भूमि दे दो। ठीक है, इसको मंजूरी दी गई थी। क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सोलर एनर्जी जो है जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील नाचना वन के गांव बोडान में स्थापित की जाएगी, ये यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, और क्रिस्टाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित ये क्या है, विद ट्रैकर पर आधारित थी, 1500 मेगावाट की थी, जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नंबर 1। ठीक है, मोहनगढ़ नंबर 1 के ग्राम मोहनगढ़ और उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नंबर 2 के गांव पोहड़ में स्थापित की जाएगी। ठीक है, और ये दोनों आप देख लेना खुद। अब ये देखो वापस आ गई ये PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना में हमने देख ही लिया था, इसके 3 घटक है, ABC है। ए वाला अभी देखा ही था कि ए वाले में जो है राजस्थान है, राजस्थान को एक्स्ट्रा 5000 मेगावाट का क्या दिया है, प्रभार दिया गया है। बी घटक के अंतर्गत जो है किसान क्या कर सकते हैं, किसान सिंचाई के लिए स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, किसान सिंचाई के लिए स्टैंड वाले जो है सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा सकते हैं, और सरकार स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए 30% या पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या करेगी भाई सरकार, तो सरकार क्या करेगी 30% और पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए 50% की क्या करेगी, CFA केंद्रीय वित्तीय सहायता देगी। ठीक है, नॉर्मली तो 30% देगी, और जो रिजर्व वाले हो गए जैसे उनको देगी 50% की वित्तीय सहायता। किसके तहत, PM कुसुम योजना के घटक B के तहत, क्या लगाने के लिए, स्टैंड वाले सोलर पंप लगाने के लिए। ठीक है, मार्च 2019 में PM कुसुम योजना जो है लॉन्च के समय जो केंद्र सरकार है, इन्होंने 7.5 HP तक की क्षमता में ऐसे 17.5 लाख पंप लगाने का टारगेट रखा था। ठीक है, तो ये हमने घटक B की बात की, और घटक A में क्या है, तो घटक A में जो है क्या होगा, घटक A में जो है 2 मेगावाट, कितने, 2 मेगावाट क्षमता तक के जो सौर ऊर्जा संयंत्र है इनको एस्टेब्लिश करने की बात की है। ठीक है, 2 मेगावाट क्षमता तक के A में, और C में कितने, तो C में और बढ़ जाएगी, ये 7.5 HP थी ना यहाँ पे, तो 7.5 HP से लेकर के ये कितनी हो जाएगी, 15 लाख तक के ये हो जाएंगे। यहाँ पे तो 17.5 लाख बोला ना, और यहाँ पे हो जाएंगे 15 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप, तो ये C कैटेगरी में हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी की चीज़ें हम आगे देख लेंगे। अब ये है अदर फैक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो जो है REI 2024, ये ग्रेटर नोएडा UP में हुआ, 3 से 5 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ। इंटर सोलर इंडिया जो 2025, ये भारत में सौर ऊर्जा उद्योग के लिए एक प्रमुख प्रदर्शनी और सम्मेलन है। ये 12 से 14 फरवरी 2025 को गांधीनगर गुजरात में हुआ। ठीक है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट ये हुआ है नई दिल्ली में सितंबर 24 में। इंडिया एनर्जी वीक IEW 2025 ये नई दिल्ली में हुआ है 11 से 14 फरवरी 2025। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है नई दिल्ली फरवरी 24 में। ठीक है, तो वापस से एक बार इनको देख लीजिए क्या क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो हुआ है REI 2024 ग्रेटर नोएडा UP में 3 से 5 अक्टूबर 24 को। इंटर सोलर इंडिया हुआ है कहाँ पे, ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। कब हुआ, 12 से 14 फरवरी 25 को। ठीक है, ये क्या है, एक प्रदर्शनी और सम्मेलन है। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट नई दिल्ली, ये हुआ है सितंबर 24 में। और इंडिया का पूछा जाए तो इंडिया एनर्जी वीक जो है ये नई दिल्ली में हुआ है, तो ये 11 से 14 फरवरी वाले वीक में हुआ है। और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी नई दिल्ली में हुआ है फरवरी 24 में। तो 3 तो है नई दिल्ली में हुए हैं, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया वीक वाला और वर्ल्ड सस्टेनेबल वाला। ठीक है,
1 सितंबर में हुआ है 24 में, और 2 ये फरवरी में हुए हैं, ठीक है। और फरवरी में भी ये 25 में और ये 24 में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके साथ में जो है आपका ये अक्षय ऊर्जा वाला जो है रिन्यूएबल एनर्जी वाला टॉपिक भी अपना एंड होता है, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। RPSC तरंग इसका नाम है, चैनल के नाम से ही है, ठीक है। तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, और आपको जो भी चीज़ें ऐड करनी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपका मन करता है तो शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।